हेलो स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और उसमें हमने यूनिट 3 शुरू कर रखी थी, जिसमें हम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने ले रखा था। क्या था वो? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे ऑर्गन डायग्राम। ये ऑर्गन डायग्राम क्या है, इनको कैसे बनाते हैं, इसकी बात आज हम करेंगे। तो देखिए, हमें पता है कि अष्टफल की फील्ड और चतुष्फल की फील्ड में जो विपाटन होता है डी कक्षकों का, वो आप इससे अगले यूनिट में आपने पढ़ा था कि किस तरह से डी कक्षक अष्टफल के फील्ड में तो किसमें विभाजित होते हैं, T2G और EG में। ठीक है, इसी तरह चतुष्फल की फील्ड में भी डी कक्षकों का लिगेंड के क्रिस्टलीय क्षेत्र के कारण विपाटन हो जाता है। और तो देखो, हम देखते हैं सबसे पहले अष्टफल के फील्ड में विपाटन। ये है अष्टफल के फील्ड में D1 विन्यास के लिए कक्षकों का विपाटन। विन्यास के लिए ऑर्गन डायग्राम हम लेते हैं, ऑर्गन आरेख। ठीक है, तो देखो, ये है हमारे पास में डी कक्षक। ठीक है, D1 विन्यास की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब लिगेंड आते हैं तो जो ये डी ऑर्बिटल से ये किसमें विभाजित हो जाते हैं? T2G में और EG में। ठीक है, और इन दोनों के मध्य की जो विपाटन ऊर्जा है उसको किससे शो करते हैं हम? डेल्टा O से। हमें पता है कि जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा? निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में, जो यहाँ पर क्या है? T2G में। तो ये इसमें चला जाता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? जब इसको विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल जाएगी तो वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा की EG कक्षकों में चला जाएगा। ये इस तरह से ट्रांजिशन शो करता है और हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब हम इसके ऑर्गन डायग्राम की बात करें तो जो D1 विन्यास है इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, वो मिलती है क्या? D2। ठीक है, ये इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट मिलती है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को ये क्या होती है? ऊर्जा अवस्थाओं में ये विपाटित हो जाती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा अवस्थाओं में जो विपाटन दर्शाता है उस आरेख को क्या कह देते हैं? ऑर्गन आरेख कहते हैं। देखो कैसे, ये है हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट D। इसका विपाटन होता है किसमें? जो निम्न ऊर्जा की अवस्था होती है वो तो क्या कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। जो उच्च ऊर्जा की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये डायग्राम हमें यहीं से मिलेगा। यहाँ देखो, हमें पता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले अवेलेबल था उसे क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। और जहां पर वो एनर्जी का अवशोषण करके चला जाता है उसे क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है? T2G। तो यहाँ पर जो T2G को दर्शाया जाता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट और यहाँ क्या है? ये है हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का T2G और EG में विपाटन हो जाता है। हमें पता है कि यहाँ टर्म सिंबल के ऊपर क्या लिखते हैं हम? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो जब ये ऊर्जा अवस्था में विभाजित होगा तो उसको भी हम यहाँ दर्शाएंगे। नीचे क्या दर्शाया जाता है? ग्राउंड स्टेट। और ऊपर क्या दर्शाया जाता है? एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह D1 विन्यास के लिए अष्टफल के फील्ड में जो ऑर्गन आरेख बनेगा वो किस तरह का बनेगा? इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो आपसे यदि D1 विन्यास के लिए ऑर्गन आरेख की बात करें किसमें? अष्टफल के फील्ड में, तो आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, और हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ क्या शो कर रही है? एनर्जी शो कर रही है। इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये हुई बात D1 विन्यास की। अगर हम D9 विन्यास की बात करें तो देखो D9 विन्यास में क्या होगा?
ये D1 विन्यास के लिए है। अब हम D9 विन्यास की बात करते हैं। आपके सिलेबस में D1 और D9 विन्यास के लिए ऑर्गल डायग्राम दे रखे हैं, हम उसी को देख रहे हैं। तो देखो D9 विन्यास में अगर तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे भरेंगे। तो ये किसमें जाएंगे, पहले एक एक जाएंगे, फिर इनका युग्मन हो जाएगा, 6 हो गए, 7, 8, 9 ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ऑर्गल क्या कहता है कि यदि कक्षक आधे से ज्यादा भरे हुए हो, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन की क्षमता है वो आधे से ज्यादा हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि वैकेंसीज महत्वपूर्ण होती है। अर्थात वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं दर्शाता है, क्या दर्शाती है, वैकेंसी ट्रांजिशन दर्शाती है। ये किसने कहा, ऑर्गल ने कहा। तो हमें पता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो क्या यहाँ कोई वैकेंसीज अवेलेबल है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात यहाँ एक वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये वैकेंसी क्या करेगी कि ये विपाटन ऊर्जा के बराबर, अगर इसको एनर्जी क्या करेगी, ये यूज करके, रिलीज करके ये कहाँ चली जाती है, T2G में चली जाती है। ठीक है, ये यहां से यहां चले जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी वहां चला जाएगा। ठीक है, फिर वैकेंसी Eg से कहाँ जाएगी, T2G में आ जाती है। और इस तरह से Eg से T2G में आ जाती है। तो इसके लिए वैकेंसीज के ट्रांजिशन के लिए जो ग्राउंड स्टेट होगी वो क्या होगी, Eg होगी, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, T2G होगी। तो D9 विन्यास के लिए अगर हम ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह हमें मिलेगा। इसके टर्म सिंबल यहाँ D9 के लिए भी D आता है, इसमें मल्टीप्लिसिटी यहाँ भी 2 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन है, एक ही, वहां भी एक ही था। तो इस तरह से हमें पता है कि इसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, Eg है, तो यहाँ क्या आएगा, Eg, और एक्साइटेड स्टेट क्या है, T2G है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, T2G। तो ये D9 विन्यास के लिए ऑर्गल डायग्राम है। जबकि जो ये हमने पहले बनाया था वो किसके लिए ऑर्गल डायग्राम था, D1 विन्यास के लिए। तो इस तरह से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ऑर्गल डायग्राम बनता है, जबकि यहाँ वैकेंसी के ट्रांजिशन से ऑर्गल डायग्राम बनता है। अब अगर हम इस ऑर्गल डायग्राम को एक साथ बनाना चाहे तो देखो ये जो T2G और Eg था, एक हमने बनाया स्टार्टिंग में T2G और Eg। ठीक है, ये यहां से T2G और Eg ये कब बनता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, कब, D9 विन्यास के लिए, D9 विन्यास के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है, ये कब बनता है, D1 विन्यास में, किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब देखो टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करते हैं, हम चतुष्फलकीय संकुल की बात करते हैं। तो हमें पता है कि D कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकीय संकुल निर्माण के दौरान अष्टफलकीय विपाटन की तुलना में जस्ट विपरीत होता है। कि अष्टफलकीय फील्ड में जब विपाटन होता है तो किसमें होता है, निम्न ऊर्जा वाले T2G बनते हैं और उच्च ऊर्जा वाले Eg बनते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय फील्ड में जब D कक्षकों का विपाटन होता है तो निम्न ऊर्जा वाले तो Eg बनते हैं और उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक बनते हैं। तो अगर ऑर्गल डायग्राम की बात करें तो वो भी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो चतुष्फलकीय फील्ड में जो डायग्राम यहाँ D9 के लिए मिल रहा है वो चतुष्फलकीय फील्ड में D1 के लिए यही डायग्राम हमें मिलेगा टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, और D1 विन्यास में जो हमें अष्टफलकीय फील्ड के लिए मिल रहा है तो वो हमें D9 विन्यास के लिए टेट्राहेड्रल के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल का विपाटन अष्टफलकीय फील्ड की तुलना में अपोजिट होता है, इसलिए ऑर्गल डायग्राम में यहाँ अपोजिट मिलेगा। जो कि अगर हम इसको समग्र रूप से दर्शाएं तो ये कैसा मिलता है कि जो D9 के लिए ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है वो D1 के लिए टेट्राहेड्रल में मिलेगा, और जो डायग्राम D1 के लिए ऑक्टाहेड्रल में मिल रहा है वो D9 के लिए टेट्राहेड्रल में मिलेगा। तो इस तरह आपको क्या पूछा जाता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में
कि आप D1 विन्यास के लिए अष्टफल के फील्ड में ऑर्गल आरेख ड्रॉ करें, या D9 विन्यास के लिए चतुष्फल के फील्ड में आप ऑर्गल डायग्राम को ड्रॉ करें। यह आपके आता है, कोई व्याख्या आपके नहीं पूछी जाती है कि किस तरह ये क्या होता है, तो आपको ये सिर्फ ऑर्गल डायग्राम दर्शाना होता है कि ये इससे विभाजित हो जाते हैं और ये विभाजन इस तरह से संपन्न होता है। ठीक है, तो ये हुई आपके अष्टफल के फील्ड और चतुष्फल के फील्ड में ऑर्गल डायग्राम की बात। आपके सिलेबस में सिर्फ D1 और D9 विन्यास के लिए ही दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको ही देखा है। इसी के साथ में आपका जो थर्ड यूनिट थी उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर है, वो है उष्मागतिक व गतिक स्थायित्व के पहलू। ठीक है, इसमें हम किसकी बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उनका उष्मागतिक स्थायित्व की बात करेंगे, गतिक स्थायित्व की बात करेंगे, स्थायित्व गुणांक की बात करेंगे, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, समाधिस्थ संकुल की बात करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर हम ये जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स है इसके लिगेंड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। इस तरह एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। तो देखो, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है उष्मागतिक व गतिक स्थायित्व के पहलू। तो देखते हैं हम उष्मागतिक स्थायित्व किससे निर्धारित होता है। उष्मागतिक स्थायित्व कॉम्प्लेक्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए उष्मागतिक स्थायित्व को कैसे दर्शाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो उस निर्माण के दौरान डेल्टा G में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा H में कितना परिवर्तन हो रहा है और डेल्टा S में कितना परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों को देखते हुए उसके स्थायित्व की बात करते हैं। यदि किसी कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान डेल्टा H नेगेटिव हो, अर्थात क्या हो, एनर्जी मुक्त हो रही हो, और अभिक्रिया कैसी हो, स्वतः हो, अर्थात डेल्टा G भी क्या हो, नेगेटिव हो, और डेल्टा S क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, अर्थात एंट्रोपी तो बढ़ रही हो, गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो नेगेटिव हो, और एनर्जी मुक्त हो रही हो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो तो डेल्टा S नेगेटिव हो। अगर ये सारी की सारी जो स्टेप्स है ये फॉलो हो रहे हो संकुल के निर्माण के दौरान, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, उष्मागतिक रूप से स्थायी होगा। वो कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, स्थायी कहलाएगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ये है उष्मागतिक स्थायित्व की कंडीशंस। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान डेल्टा H, डेल्टा G व डेल्टा S तीनों में ही कमी आ रही हो, तो उस तरह का जो संकुल होगा वो क्या कहलाएगा, उष्मागतिक रूप से अस्थायी संकुल कहलाएगा। ठीक है, उष्मागतिक रूप से क्या कहलाएगा, वो अस्थायी संकुल कहलाएगा। तो डेल्टा G, डेल्टा S और डेल्टा H की आधार पर उष्मागतिक स्थायित्व व अस्थायित्व की हम बात करते हैं। अब आगे देखो गतिक स्थायित्व। ये गतिक स्थायित्व क्या है, तो देखिए गतिक स्थायित्व के बारे में ये कहा जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जितनी तेजी से संपन्न करवाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उष्मागतिक रूप से अस्थायी कहलाते हैं। अर्थात लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के आधार पर गतिक स्थायी और अस्थायित्व की व्याख्या हम करते हैं। यदि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को वो फास्ट शो करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, गतिक अस्थायी कहलाते हैं। और यदि वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को धीमे गति से संपन्न करते हैं तो वो गतिक रूप से स्थायी संकुल कहलाते हैं। जो गतिक रूप से अस्थायी संकुल होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, लेबाइल कहलाते हैं। जबकि जो गतिक स्थायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम इनर्ट संकुल कहते हैं। तो इस तरह से लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आधार पर तो गतिक स्थायित्व की व्याख्या की जाती है, जबकि इन तीनों को आधार पर ऊष्मागतिक स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। तो ये तो हुआ स्थायित्व का फैक्टर। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से स्थायित्व गुणांक की हम बात करते हैं, कितने टाइप के स्थायित्व गुणांक होते हैं, इसे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।